COOH, ये हो गया एडिपिक अम्ल। अब ये देखिए यहां से अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो इसमें आपका ये OH और ये हाइड्रोजन H2O बन के निकल जाएगा। उसी प्रकार ये OH भी निकल जाएगा किसी के साथ, और ये N भी निकल जाएगा। तो जब अगर आप देखेंगे कि इसे आप गर्म कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर इन 375 से 415 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। माने 373 से 415 केल्विन का लमसम होता है। अगर ये लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जैसे ही आप करेंगे ना, तो देखिए यहां क्या बचा, NH CH2 की 6। अब ये देखिए यहां पे NH और C डबल बॉन्ड O, यही है बेटा जी, यही है एमाइड लिंकेज। फिर ये CH2 की 4 और ये फिर C डबल बॉन्ड O, और यही है आपका नाइलॉन। ये देखिए ये जो बनाया ये एमाइड लिंकेज है, एमाइड आबंध, और ये है नाइलॉन 6। देखिए 6 का मतलब ये भी कार्बन 6 कार्बन वाला यौगिक है, ये भी 6 कार्बन वाला यौगिक है। देखिए 1 का 4 5 और 1 6, इस प्रकार से। तो ये नाइलॉन 6 हो गया। देखिए थोड़ा सा साफ सुथरा, ये जो है आपका ऐसे, ये आपका एमाइड लिंकेज है, ये वाला CONH। ये नाइलॉन 6 हो गया। अगर मान लीजिए कि नाइलॉन 6 और नाइलॉन 10 हो तो 610 हो तो इसकी जगह पर सिबेसिक अम्ल आ जाता है। एडविक के जगह पे क्या आ जाता है बेटा, वो भी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। मतलब अब जैसे देखिए नाइलॉन 610 ले लेते हैं, तो ये तो वही रहेगा NH2 CH2 का बेटा 6 NH2। अब यहां पे जो है COOH, अब ये CH2 का 8 हो जाएगा COOH। ये आपका सिबेसिक अम्ल हो जाएगा, सिबेसिक अम्ल। और ये तो वही रहेगा हेक्सामिथिल डाइएमीन। फिर आप लेंगे इसमें से, देखिए ये आपका पूरा का पूरा ये बाहर निकलेगा, फिर ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। और स्थिति क्या बनेगी, जैसे ही आप हीट करेंगे आपका NH2O निकल गया बाहर, और बचा क्या, NH CH2 की 6 NH C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रही है, ये वाला C डबल बॉन्ड O, और फिर CH2 और C डबल बॉन्ड O, और ये N तक जाएगा। यही हो गया नाइलॉन 6 और ये 10। देखिए 8 और ये 9 और ये 10। ऐसे ही एक होता है C6, मतलब नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, ये कैप्रोलैक्टम द्वारा बनता है। किसके द्वारा, कैप्रोलैक्टम। इसका ये दोनों एकलक है, नाइलॉन 610 का एकलक एक ये है और एक ये है।
लेकिन नाइलॉन 6 में एक ही होता है, उसका नाम है, इसका जो एकलक है, एकलक कैप्रोलैक्टम। अब ये क्या है, ऐसा है, देखो, इन ये एच, जैसे ही आप इसको वाटर से रिएक्ट करेंगे ना बेटा, ये आपका यहां से टूटेगा। जरा मेरी बात समझिए, जैसे ही आप इसको वाटर से ट्रीट करेंगे, ये आपका यहां से टूटेगा और ये टूट के बन जाएगा। देखिए यहां पे एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, वो OH इधर, तो बन जाएगा ये NH2। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो होगा 6 कार्बन युक्त होगा बेटा। ऐसा, ये देखिए 1 कार्बन, 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन रहेगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा एकदम ध्यान से। नाइलॉन 6 ये हो जाएगा CH2 का कितना बार हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 COOH, ठीक। और फिर जैसे ही आप इसको फिर से हीट करते हैं, ऐसे ही बेटा इसका OH और इधर का H निकल जाता है और ये बन जाएगा NHCH2 का 5 और C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा नाइलॉन 6। ये देखिए जितने भी ये सारे एमाइड हैं, यहां भी एमाइड, ये भी एमाइड आबंध है, एमाइड आबंध, इसी को पॉलीएमाइड बोलते हैं, ये भी एक पॉलीएमाइड है। दूसरा होता है पॉलीस्टर, इसका दूसरा उदाहरण लेंगे हम लोग, पॉलीएस्टर। अब वो देखिए क्या होता है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में एस्टर ग्रुप होगा, सीधी बात है उसमें। अच्छा, नाइलॉन 6 को परलॉन भी कहते हैं, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नाइलॉन 6 इसको परलॉन भी बोलेंगे, परलॉन। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में आ चुका है ये। अच्छा, अब देखिए पॉलीएस्टर देखते हैं, पॉलीएस्टर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एस्टर समूह होता है, C डबल बॉन्ड O और ये O, यानी COO। इन बहुलकों में एस्टर समूह उपस्थित होता है। अब देखिए एस्टर समूह कैसे उपस्थित होता है, इस बात को देखिए। इसका दो उदाहरण हम आपके सामने लेंगे। एक लेंगे टेरिलीन, जिसे आप डेक्रॉन भी कहेंगे, और दूसरा हम लोग लेंगे ग्लिप्टन, जिसे एल्काइल रेजिन भी कहेंगे, ठीक है। अब टेरिलीन में क्या होता है कि एक तो होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी CH2 इधर भी OH इधर भी OH, एथिलीन ग्लाइकॉल। और दूसरी तरफ होता है टर्फ एथिलिक अम्ल। टर्फ एथिलिक अम्ल क्या होता है भाई?
ये हो गया COOH, COOH। अब ये देखिए बेटा, ये टरफैलिक अम्ल है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये एन मोल और ये एन मोल आप लेते हैं और आप जब गर्म करते हैं इसको, जैसे ही गर्म करेंगे ये निकल जाएगा यहां पे, जल बन के NH2O बाहर, ये भी किसी के साथ निकल जाएगा और ये भी किसी के साथ निकल जाएगा। ठीक, बचा क्या? ये बचा वो CH2 O C डबल बॉन्ड हो, और फिर ये आपका बच गया। यही है बेटा जी टेरिलीन या डेक्रॉन, यही है डेक्रॉन। इसी के मतलब यही है पॉलिस्टर का मुख्य रूप, जिसके इस्तेमाल बहुत सारी चीजों पे जगह पे किया जाता है। इसका एक और रूप होता है, अगर टरपैथिलिक अम्ल की जगह टरपथैलिक अम्ल की जगह पर अगर मैं केवल थैलिक अम्ल ले लेता हूं तो ग्लिप्टल का निर्माण होता है। किसका होता है? ग्लिप्टल। आगे देखिए, ग्लिप्टल में आपने केवल एक लफ्ज चेंज कर देना, ये तो यही रहेगा CH2 OH और ये OH, याद है क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल, और इधर अब ये देखिए थैलिक अम्ल है, ये यहां भी COOH और यहां भी COOH, वहां पे आमने सामने यानी पैरा पोजीशन पे देखिए, वहां पे क्या था? ये आपका वहां पे एक COH इधर और एक COH इधर, ये था आपका डेक्रॉन के लिए, लेकिन यहां पे क्या है? एडजेसेंट ऑर्थो पोजीशन पे। अब यहां से जैसे ही आप करेंगे बेटा जी, तो फिर से वही स्थिति होगी, ये गायब होगा और फिर ये हो जाएगा हीट करते ही NH2O गायब, तो क्या हो जाएगा बोलिए आप? OCH2 है ना। अब ये देखिए क्या हो रहा है, O C डबल बॉन्ड हो और नीचे ये कहानी है, ये आपका जुड़ गया, फिर C डबल बॉन्ड हो और ये ऐसे, ये है आपका ग्लिप्टल या एल्किल रेजिन, ये आपका दूसरा हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो अब हम लोग, एक है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, जरा इसे समझिएगा, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया बेटा जी फिनॉल, जरा ध्यान देना बेटा, ये फिनॉल है और ये H या आप कह सकते हैं HCHO ले लिया। इससे दो प्रकार के, एक बार ये यहां अटैक कर सकता है और एक बार यहां अटैक कर सकता है, यानी दो उत्पाद मिल सकते हैं आपके। देखिए कुछ नहीं करना है बेटा, ये तो है ही,
ये देखिए मैं कैसे जोड़ रहा हूं उस चीज को, देखिए यहां कुछ नहीं है, एक हाइड्रोजन पहले से है ना, है या नहीं है। अब ये देखिए ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे, यहां पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहां दे देंगे और जो ये बॉन्ड टूटा था उसको यहां जोड़ देंगे। कैसे जोड़ रहे देखिए, सी जुड़ गया, सी के साथ क्या है, दो H है, तो ये हो गया CH2। अब ये O है और ये वाला H इस पे आ गया, तो क्या हो गया OH। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पे ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बन गया, ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। और इसी में ये हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा CH2OH। अब देखिए, अब मैं अगर केवल इसको लेता हूं, दो प्रकार का पॉलीमर बनेगा। अगर मैं एन मोल ये वाला केवल ले लेता हूं OH CH2OH, तो देखिए क्या बनता चला जाएगा। भाई जरा सोचिए, जरा समझिए भी, ये OH है, CH2OH है, बगल में मैं एक और ऐसा ही लिख लेता हूं OH या CH2OH। अच्छा यहां कुछ नहीं है तो यहां H है कि नहीं है? अब ये देखिए ये दोनों मिल के हट जाएगा, तो क्या बाहर निकलेगा, H2O निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा है? फिर ये OH भी किसी के साथ निकल जाएगा और यहां का H भी निकल जाएगा, तो स्थिति क्या बनेगी, ये देखिए ऐसा बन जाएगा। ये आपका OH बना रहेगा, ये CH2 है, फिर ये किसी से जुड़ेगा OH, फिर ये किसी से जुड़ेगा, और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती चली जाएगी। इसको नोवोलैक बोलते हैं, पेंट बनता है इससे, इसके बोलेंगे नोवोलैक। और यही अगर ये दोनों ले लेते तो फिर बैकेलाइट बन जाता। देखते हैं कैसे लेते हैं, ये समझ में बेटा। क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको हीट किया, यहां से H2O निकल रहा है। कैसे निकल रहा है देखिए, ये वाला है OH CH2OH, OH CH2OH, फिर ये भी OH CH2OH है। मैंने कहा कि इस जगह पे हाइड्रोजन तो था ही ना, तो यहां का हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये और ये मिल के पानी बन के निकल गया। इसी प्रकार ये भी निकल जाएगा, तो ये आपस में जुड़ता नहीं जाएगा, एक का OH दूसरे का H, एक का OH दूसरे का H, एक का OH दूसरे का H, लंबा श्रृंखला निकलता चला जाएगा। और ये जो श्रृंखला बनेगा वही आपको नोवोलैक एक संघनन बहुलक देगा। अब जरा सा मैं एक दूसरा देखता हूं। अब जो है आपके पास अब ये देखिए, OH CH2OH प्लस ये भी ले लिया हमने OH और ये CH2OH। अब इससे क्या होगा, इससे एक बहुत लंबी श्रृंखला बनती चली जाएगी। कैसे, ऐसे ये देखिए, ये आपका OH हो गया, ये आपका CH2, फिर एक नीचे ऐसा ही जुड़ जाएगा, ये OH, फिर ये आपका CH2, फिर ये देखिए बगल में यहां पे जुड़ेगा। ऐसी ही श्रृंखला बनती चली जाएगा। CH2, ये भी यहां CH2 जुड़ेगा,
फिर ये श्रृंखला ऐसे बनेगी, OH, फिर ये CH2 इधर बढ़ेगा और फिर ये CH2 बढ़ेगा और ये पूरी श्रृंखला ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। और इस प्रकार से जो जनरेट होगा इसी को हम लोग बैकेलाइट बोलते हैं, बैकेलाइट। अब इसी बैकेलाइट का स्विच वगैरह में इस्तेमाल होता है। एक और है फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जी मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। अब उसको भी देख ही लेते हैं। लास्ट है संघनन बहुलक। इसमें भी बेटा जी हर एक में आपका H2O निकला है, आपका H2O निकलेगा, जल निकलेगा ही निकलेगा। अब अगला देखिए, अब देखिए मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड कैसा होता है। मेलामाइन अब ये देखिए मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड क्या है भाई, बहुत सिंपल है भाई। कैसे है देखिए, मेलामाइन क्या होता है उस चीज को पहले समझिए। इन ये स्थिति है, ये आपका NH2 और ये NH2 है, ये है आपका मेलामाइन। और जब इसको ACHO से करेंगे आप तो कुछ नहीं होगा, केवल ये जो है यहां पे जुड़ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, NH N और ये NH2 और ये देखिए बेटा, और ये देखिए NH और ये H OH के बगल में चला गया, CH2 और ये OH, ये आपका मध्यवर्ती बन गया। अब इसी को अगर आप, ये मेलामाइन रेजिन हो गया, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और इसी को बहुलीकरण अगर कर दीजिएगा तो बस देखिए इसका क्या होने वाला है, ये OH और अगले वाले का H ये गायब हो जाएगा। तो इधर से क्या बच गया, NH, फिर आपका N, फिर आपका N, फिर नीचे NH। अगर मान लीजिए नीचे भी जुड़ रहा है तो, नहीं तो फिर ये NH, CH2 और फिर ये ऐसे जुड़ता चला जाएगा। अगर ये नीचे नहीं जुड़ रहा है तो ये NH2 रहेगा, और जोड़ रहा है तो NH रहेगा, और ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। ये आपका ऐसे बना रहेगा। यही होगा मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि संघनन बहुलक और संकलन बहुलक। संघनन में भी हमने बहुत सारे उदाहरण कराए, नाइलॉन हो गया, पॉलीएमाइड पॉलिस्टर हो गया, उसके बाद आपके पास ये जो हो गया फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये जितने भी बहुलक जो आपके बने हैं इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आप लिख सकते हैं इसको, रेजिन, मेलामाइन,
ये एकलक हो गया इसका, और ये इसका अंग्रेजी बहुलक हो गया। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके पास ये जो हो गया नेटवर्क, देखिए चारों तरफ से इसका नेटवर्किंग हो रहा है, नीचे से भी हो सकता है, तो नेटवर्क बहुलक हो गया। अगर यहां से एक एच हटा दीजिएगा तो नीचे भी बन जाएगा ये। तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, बैकेलाइट हो गया, नोवोलाइक हो गया। ये सारी चीजें जो आपके पास हैं संघनन बहुलक के रूप में। संघनन बहुलक का ये परिभाषा था कि इसमें संघनन अभिक्रिया होती है, अर्थात छोटे अणु जैसे HCl, H2O, NH3 या कोई छोटा एल्कोहल निराकरित होता है, उससे बाहर निकलता है सह उत्पाद के रूप में। जबकि संकलन यानी योगात्मक बहुलक में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जितना भी लिया सब में कम से कम सह बहुलक है, 2 एकलक यूज हो रहे हैं, है ना। और उसमें था कि सह भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक था इसमें बहुत सारे आपने करीबन 15 या 17 आपने बहुलक ऐसे पढ़े हैं जिनका एकलक, उसकी संरचना और उसका बहुलक का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत याद करने लायक है, जिसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करें आप लोग और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को करें। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।